आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है हाउ मैनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। तो कितने प्रकार की प्रोटीन है जो राइबोसोम में पाई जाती हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 80 प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं जो राइबोसोम में पाई जाती हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल RNAs एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स। तो 80 प्रकार की अलग अलग प्रकार की प्रोटीन है जो राइबोसोम में पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम NCERT की बात करें तो राइबोसोम के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा गया है कि कितने प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। हाँ, राइबोसोम 80S 70S 60S 40 50 30 ये सब बताया गया है। यानी जो हमारे पास 80S राइबोसोम है इसमें 2 यूनिट होती हैं 60S और 40S। इन दोनों से मिलकर के 80S राइबोसोम बनता है और 50 और 30S यूनिट मिला के 70S राइबोसोम बनता है। ये दिया गया है, ये चीज़ नहीं दी गई है। तो फिर भी क्वेश्चन आया है तो डी वाला विकल्प इसका करेक्ट है। जो चीज़ NCERT में नहीं है वो आपसे नीट में नहीं पूछी जाएगी। तो ध्यान देना है कि पूरी NCERT में कहीं किसी चैप्टर में अगर ये लिखा है तो पूछा जाएगा, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है, ये हमको बताना है। तो देखिए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत ये जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए पहला वाला विकल्प हमारा करेक्ट है, A, C एंड E ओनली। तो A में माइटोकॉन्ड्रिया है, C में क्लोरोप्लास्ट है, E में पराक्सीसोम है। तो ये जो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसको देख लेते हैं कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो ध्यान दीजिए कि सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड जितने भी ऑर्गेनेल्स जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गाल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम ये नहीं है। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इनको आप लोग यहाँ से ले करके यहाँ तक पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरीड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन ए सेल। साइटोस्केलेटन मतलब कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म में पदार्थ पाए जा रहे हैं जो सेल को सिकुड़ने से बचाते हैं, यानी कंकाल तंत्र का काम करते हैं। जैसे हमारे शरीर में हड्डियां हैं तो ये हमारे शरीर का स्केलेटन सिस्टम है। तो वैसे सेल का स्केलेटल सिस्टम क्या है ये हमको बताना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरीड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन ए सेल। साइटोस्केलेटन सिस्टम का फंक्शन क्या है, फंक्शन बताना है, उसका कार्य क्या है। तो साइटोस्केलेटन सिस्टम का काम है मोटिलिटी, मोटिलिटी यानी मोशन, गति। तो इसको समझते हैं। बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए कह रहा है एन एल्बोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स प्रोटीनियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, माइक्रोफिलामेंट्स हो गए एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज द साइटोस्केलेटन। तो इनको सबको मिला करके हम लोग साइटोस्केलेटन बोलते हैं। इसके अंतर्गत ऐसा फिलामेंटस नेटवर्क आता है जैसे माइक्रोट्यूब्यूल हो गई, माइक्रोफिलामेंट हो गए, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म,
इज कलेक्टिवली, यानी इन सबको मिला करके हम लोग साइटोस्केलेटन बोलते हैं। इट इज इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शन सच एस मैकेनिकल सपोर्ट। तो इनके काम क्या क्या है जो हमारा ये साइटोस्केलेटन है? एक तो मैकेनिकल सपोर्ट, दूसरा मोटेलिटी, तीसरा मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। तो सेल के शेप को मेंटेन रखता है गति करने में, और मैकेनिकल सपोर्ट यानी सहारा देने में, ये साइटोस्केलेटन का काम है। तो बी वाले ऑप्शन में देखिए मोटेलिटी लिखा है, इसलिए यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में इन बैक्टीरिया द मीजोसोम आर फाउंड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन यानी बाहरी फैलाव से ये मीजोसोम बनता है। दूसरा स्टेटमेंट है द मीजोसोम इन बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए रिप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। तो ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, और इन दो स्टेटमेंट में कह रहा है कि इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो हमें सही ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में जो मीजोसोम है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरे में जो मीजोसोम है बैक्टीरिया में, ये डीएनए रेप्लिकेशन और सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट। तो इसको देख लेते हैं, सी वाला विकल्प करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। अब इसको देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इन बैक्टीरिया द मीजोसोम आर इंडीड फाउंड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में एक्सटेंशन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये मीजोसोम बनता है। देयर आर टिपिकली ऑब्जर्व एज इनवेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इनवेजिनेशन का मतलब जैसे ऐसे बहुत घुमावदार हो जाना। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है मीजोसोम इन बैक्टीरिया आर थॉट टू असिस्ट इन सेवरल सेलुलर प्रोसेस इंक्लूडिंग डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन, रेस्पिरेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, हैंस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। तो जनरली जो हम जानते हैं कि मीजोसोम का काम क्या है, तो रेस्पिरेशन इसका काम है, और माइटोकांड्रिया जैसे यूकैरियोट में होती है वैसे प्रोकैरियोट में मीजोसोम पाया जाता है। लेकिन मीजोसोम का सिर्फ रेस्पिरेशन ही काम नहीं है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, डीएनए ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए का काम करता है जब सेल डिवाइड करती है, डीएनए का रेप्लिकेशन भी कराता है, रेस्पिरेशन भी कराता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन भी कराता है। तो इतने काम हैं हमारे मीजोसोम के, तो इन बातों को ध्यान रखना। तो यहाँ पर चाहें तो हम इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि जो मीजोसोम है तो सेवरल प्रोसेस इसमें आ जाते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन, रेस्पिरेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन और डीएनए रेप्लिकेशन, ये सब हमारे काम आ जाएंगे किसके? सेल के मीजोसोम के। तो ये सब मीजोसोम के हमारे काम हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है सेलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब्सटेंसेज ऑफ फेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन। तो मियोटिक डिवीजन का मतलब अर्धसूत्री विभाजन, माइटोटिक डिवीजन का मतलब सूत्री विभाजन।
तो सूत्र जो आधे आधे हो जाते हैं उसको मियोटिक डिवीजन बोलते हैं। तो उसमें ये क्रम हमको बताना है। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये क्रम ऐसे चलता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो सी वाला विकल्प हमारा करेक्ट है, DABEC, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो ये क्रम है, इस क्रम को आप लोग याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। वैसे इस चैप्टर में आपके ये स्टेज नहीं दी गई हैं, जब सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये मिलेगा। तो देखिए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये इतना सिस्टम है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमको ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसलिए कि जब हम सेल डिवीज़न चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ इसका डिटेल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब आगे आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ गाल्गी अपरेटस। तो गाल्गी अपरेटस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है हमको बताना। तो देखिए, पहले विकल्प में कह रहा है कि इट इज़ द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो ये तो पहले ही हमारा आ चुका है ऊपर कि गाल्गी अपरेटस में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है। और सी है, इट मॉडिफाइड द प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम के द्वारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको भी मॉडिफाई करता है। तो ये दो विकल्प हमारे करेक्ट हो जाएंगे गाल्गी अपरेटस के बारे में। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प करेक्ट है, ए एंड सी ओनली। अब इसको देख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो ये सब पढ़ने की बजाय हम लोग सीधा NCERT पढ़ लेते हैं। ये देखें, साइटोस्केलेटन के बारे में दिया गया है NCERT में, पूरा NCERT के पॉइंट ही लिखे गए हैं उसमें। ये देखें, NCERT में गाल्गी अपरेटस है, यहाँ पर सारी बातें लिखी गई हैं। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये हो गया। एक्सप्लेन व्हाई द गाल्गी अपरेटस रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़्यादा संपर्क में गाल्गी अपरेटस क्यों रहता है? क्योंकि ए नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गाल्गी अपरेटस बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज। तो देखिए, सारी बातें स्पष्ट हो गई कि दोनों ऑप्शन क्यों सही है। तो इट इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, इट मॉडिफाइड द प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ए और सी विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। अब हमने एक्सप्लेनेशन NCERT से पढ़ लिए, अब इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो सारे NCERT में हम लोग प्रमाण देखते हुए इस नीट के क्वेश्चनों को करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है। कह रहा है इन द pH इन लाइसोसोम इज इंक्रीज्ड टू एल्कलाइन, व्हाट विल बी द आउटकम। तो कह रहा है इफ द pH इन लाइसोसोम इज इंक्रीज, अगर लाइसोसोम का pH इंक्रीज करके एल्कलाइन कर दिया जाए जो कि एसिडिक होता है, तो कह रहा है कि क्या होगा, आउटकम क्या आएगा, मतलब अब इसके परिणाम क्या होंगे ये हमको बताना है। तो देखें, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जिनके लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, और जब हम इसको अल्कलाइन कर देंगे तो वह एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम विल बिकम इनएक्टिव। सी वाला विकल्प हमको हमारा करेक्ट हो जाएगा। भाई, जिस एंजाइम को काम करने के लिए जैसा मीडियम चाहिए, अगर वैसा मीडियम नहीं होगा तो काम नहीं कर पाएगा। तो लाइसोसोम एंजाइम आर एक्टिवेटेड एट एसिडिक pH ओनली एंड गेट डीएक्टिवेटेड एट एल्कलाइन pH। तो जो लाइसोसोम एंजाइम होते हैं वो एसिडिक pH में एक्टिवेट होते हैं। अगर आप pH को बेसिक यानी एल्कलाइन कर देंगे तो वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे यानी अक्रिय हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है। कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड।
तो लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से हमें मैच करना है। तो कह रहा है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ये सब दिया गया है हमको, इसी में मैच करना है। तो ये चीज़ देखिए हम पूरा पीछे पढ़ चुके हैं और इसको फिगर फिर से देख लेते हैं एनसीईआरटी में। तो देखिए 4 प्रकार के क्रोमोसोम यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो इसमें देखिए ए वाला विकल्प हमारा करेक्ट है, इसको देखते जाएंगे और फिगर भी देखते जाएंगे। तो कह रहा है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, तो ए का देखिए थर्ड करेक्ट है। कह रहा है सेंट्रोमियर इन द मिडिल फार्मिंग 2 इक्वल आर्म ऑफ क्रोमोसोम, तो मेटा का मतलब बिल्कुल मिडिल में रहेगा। तो सेंट्रोमियर जब मिडिल में रहेगा हमारा तो क्या होगा कि दोनों भुजाएं बराबर होंगी। तो ये मेटासेंट्रिक का एग्जाम्पल है, देखिए दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये सब मेटासेंट्रिक है। अब एक्रोसेंट्रिक आ जाता है। एक्रोसेंट्रिक में बी का फर्स्ट है सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फार्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग। तो एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, एकदम चोटी पर होता है, जिसमें एक भुजा बहुत छोटी होती है, एक भुजा बहुत बड़ी होती है। ये एक्रोसेंट्रिक, एक भुजा बहुत छोटी है, एक भुजा बहुत बड़ी है। अब सी का 4 करेक्ट है, सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल फार्मिंग वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म। तो ये सब मेटासेंट्रिक है। ये वाली देखिए बीच से छोड़ के थोड़ा एक तरफ खिसका हुआ, जैसे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर। अब आ जाता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो डी का फर्स्ट सेकंड सही, सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल एंड, टर्मिनल एंड पर पाया जाता है सेंट्रोमियर। टीलो का मतलब टेल पर, टर्मिनल एंड। तो यहाँ पर देखिए टीलोसेंट्रिक ये है, एकदम टेल पे आ गया। एक्रोसेंट्रिक में क्या है, एक बहुत छोटा आर्म रहेगा, एक बहुत बड़ा रहेगा। और टीलोसेंट्रिक मतलब टीलो शब्द टेल यानी पूंछ से, यहाँ पर थोड़ा सा पूंछ जैसा निकला रहेगा। तो देखिए चारों हमने पढ़ा और चारों के बारे में एनसीईआरटी में देखा। तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। अब ध्यान दीजिए, हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, इस बात को ध्यान देना है। इनकरेक्ट, इसको अंडरलाइन करिए, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सी वाले विकल्प में कह रहा है कि प्रोकैरियोट्स ओनली RER आर प्रेजेंट इन, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जिसमें राइबोसोम पाया जाता है। तो हमने पढ़ा है कि जितने भी प्रोकैरियोट हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, तो कोई भी झिल्ली से बंद अंग उसके अंदर नहीं पाया जाएगा। तो इसलिए सी वाला हमारा इनकरेक्ट, ये नहीं पाया जाएगा, जबकि कह रहा है कि RER प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट में, तो ये गलत हो जाएगा। अबे वाले में देखें RER हैज राइबोसोम अटैच्ड टू ER, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कही जा रही है तो उसका मतलब है कि उसमें राइबोसोम पाया जाएगा। सही है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवाइड ऑफ राइबोसोम, जब राइबोसोम नहीं होगा, खुरदुरी होगी ही नहीं, चिकनी होगी, तो ये भी सही है। SER आर द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। जो हमारी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये राइबोसोम सिंथेसिस के लिए होती है, और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड यानी फैट के सिंथेसिस के लिए होती है। जानते हैं फैट यानी घी कितना चिकना होता है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, मतलब है इनकरेक्ट, लेकिन इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा है, तो सी करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ 2 इक्वल आर्म ऑफ क्रोमोसोम द क्रोमोसोम इज रिफर्ड एज, तो उसे मेटासेंट्रिक कहेंगे।
अगर बीचों बीच होगी तो क्या बोलते थे, मेटासेंट्रिक। अभी हमने फिगर भी देखा, ये मेटासेंट्रिक का फिगर है। तो ये वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सारे फॉर्म लिए गए हैं। टर्मिनल एंड में होगी तो टीलोसेंट्रिक, अगर एक तरफ बहुत किनारे में होगी तो एक्रोसेंट्रिक, अगर बीच से थोड़ा सा एक तरफ होगी तो सब मेटासेंट्रिक, बीचों बीच होगी सेंट्रोमियर तो मेटासेंट्रिक। अब क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है, कह रहा है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड में हमको मैच करना। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रिस्टी का संबंध माइटोकॉन्ड्रिया से था, क्रिस्टी का संबंध माइटोकॉन्ड्रिया से। ये देखिए क्रिस्टा, तो माइटोकॉन्ड्रिया से संबंध। थाइलाकॉइड, ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड। ये देखिए प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया है, थाइलाकॉइड लिखा है। अब आ जाता है सेंट्रोमियर, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में हमारा जो सिकुड़ा वाला भाग होगा उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। ये देखो सेंट्रोमियर। अब आ जाता है सिस्टर्नी, डिस्क शेप सैक इन गाल्गी एपरेटस। तो गाल्गी एपरेटस में जो डिस्क शेप सैक होता है उसी को सिस्टर्नी कहते हैं। गाल्गी एपरेटस, ये देखो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर सिस्टर्नी। तो सारी चीज़ें एनसीईआरटी में हमने फिगर सहित देख लिया, तो ये हमारा सी वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने फिगर सहित देख लिया। अब 22 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर से अंडरलाइन करिए इनकरेक्ट। देखिए इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, कभी करेक्ट ना मार के चले आइए, यहीं पर गलती हो जाती है, इसलिए इसको ध्यान रखना जरूरी है कि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो पहला वाला विकल्प है, कह रहा है मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स पॉसेज ए कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक इन ऑर्गेनेल्स। ये गलत। देखिए जो सीव ट्यूब हमारी होती है, तो सीव ट्यूब में क्या होता है, ऐसे बनी होती है, इसमें ऐसे ऐसे पट्टी होती हैं और यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा रहता है। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाती है, कोई भी चीज़ मैच्योर होगी तो ये सब हट के एकदम ऐसे हो जाती है, प्लेन, इस तरह यार पार वो हो सकता है। तो मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट पासेज कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स, ये गलत हो जाएगा, नहीं पाया जाता है। ये ट्रैकीड और सीव ट्यूब हम लोग प्लांट में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में नहीं है, परंतु अब क्वेश्चन आ गया है तो बताना पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखें माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल। तो जो माइक्रो बॉडीज होती हैं प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती हैं। ये देखें माइक्रो बॉडीज के बारे में दिया गया है, बोथ प्लांट एंड एनिमल दोनों में पाई जाती हैं। क्लियर है, एनसीईआरटी देखते चलेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। सी वाले में कह रहा है पेरी न्यूक्लियर स्पेस फॉर्म ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड एंड द न्यूक्लियस एंड आउटसाइड द साइटोप्लाज्म। तो ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो होता है ये बैरियर का काम करता है, जो इनसाइड साइटोप्लाज्म या आउटसाइड न्यूक्लियस जो भी है प्रेजेंट होता है। ये देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यही हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई बुक नहीं पढ़ना। पेरी न्यूक्लियर स्पेस फॉर्म ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो एक एक लाइन देखिए मिल रही है। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, कह रहा है न्यूक्लियर पोर्स एक्ट एज पासेज ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियर पोर होते हैं, छिद्र होते हैं,
उनसे प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में इधर उधर आवागमन कर सकते हैं। ये देखिए फिर एनसीईआरटी की लाइन है, न्यूक्लियर पोर आर द पासेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। तो ये हम आपको लाइन दिखाना इसलिए चाह रहे हैं कि आपके अंदर एक विश्वास जागृत हो कि नहीं एनसीईआरटी पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। तो पहला क्वेश्चन गलत है। ए मैच्योर सी ट्यूब एलिमेंट पासेज ए पेरीफेरल साइटोप्लाज्म एंड ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बट लैक ए न्यूक्लियस। ध्यान दीजिए कि जो हमारी मैच्योर सी ट्यूब होती है उसमें क्या होता है कि पेरीफेरल साइटोप्लाज्म होता है और वैक्यूल यानी सेंट्रल वैक्यूल बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। रेस्ट ऑफ अदर स्टेटमेंट आर करेक्ट और बाकी सब सही। तो यानी जो पहला वाला ऑप्शन हमने पढ़ा मैच्योर सी ट्यूब एलिमेंट पासेज कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स, ये गलत है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता और लार्ज वैक्यूल होती है सेंट्रल वैक्यूल, उसमें थोड़ा बहुत पेरीफेरल साइटोप्लाज्म होगा, क्योंकि वैक्यूल जब खाली जगह बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो साइटोप्लाज्म के लिए जगह कम बचेगी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। करा द ऑर्गेनेल्स दैट आर इंक्लूड इन द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर। फिर वही देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बी क्वेश्चन ऑप्शन सही है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये सब जो है इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इंडोमेम्ब्रेनस नहीं, इंडोस्केलेटन, इंडोमेम्ब्रेनस बिल इसी को लिखा जा रहा है। हाँ इंडोमेम्ब्रेनस, इंडोस्केलेटन तो अलग बात हो जाएगी। ये देखें इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, गाल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारा एनसीईआरटी की लाइन से ही आ रहा है। तो 23 का बी करेक्ट हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट। अब देखिए फिर से इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। इनकरेक्ट हमको बताना है। तो इंक्लूजन बॉडी के बारे में ए वाला विकल्प हमारा इनकरेक्ट है। देखिए कह रहा है दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्ट, के लिए गलत है। दे लाइव फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ये सही है। दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये तीनों करेक्ट है, ये वाला गलत है। ये देखिए इंक्लूजन बॉडी के बारे में एनसीईआरटी में दिया है। Reserve material in prokaryote cell are stored in the cytoplasm in the form of inclusion body। तो कितना इम्पॉर्टेंट है कि जो रिजर्व मटेरियल होता है, मटेरियल नॉट फूड मटेरियल, ध्यान दीजिए, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोट सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। और चूंकि प्रोकैरियोट में कोई सेल मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाएगा, तो इनमें भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी। तो दे आर नॉट बाउंड बाय द मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइव फ्री इन द साइटोप्लाज्म। फास्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, गैस वैक्यूल आर फाउंड इन द ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये सब हमारे इंक्लूजन बॉडी के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए दे आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, इंजेक्शन ये गलत हो गया, बाकी सारे सही हैं। तो ये वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 25 नंबर देखते हैं। कह रहा है विच इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोट। तो यूकैरियोट में गाल्गी बॉडी था, कई बार हम लोग इसको देख चुके हैं। ये देखिए गाल्गी अपरेटस या गाल्गी बॉडी। गाल्गी अपरेटस इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड यूकैरियोट में कौन सिंथेटिक
फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है? गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस, बी विकल्प हमारा करेक्ट। अभी इतना सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता है। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।